हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल मैट्रिक्स एग्जांपल्स ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन। सो हम एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो हमें इस 3/3 मैट्रिक्स से गिवन है। एप्सिलॉन हमारा वही पैरामीटर है जो कि पर्टर्बेशन जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस एच को सेपरेट करेंगे ओरिजिनल हैमिल्टोनियन में और पर्टर्ब्ड वाले पार्ट में। ठीक है। सो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो यहाँ पर देख लीजिए। क्योंकि हमें पता है एच जो है एच नोट प्लस एप्सिलॉन एच प्राइम। अगर हम ये वाला एच नोट लें प्लस एप्सिलॉन टाइम्स ये वाली मैट्रिक्स लें तो हमें जो अभी मैंने आपको दिखाया था वही हैमिल्टोनियन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो एच नोट है वो हमारा डायगनल है। डायगनल हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स में हमारा बहुत फायदा हो जाता है क्योंकि हमें आइगन वैल्यूज अलग से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती है। सो जो आइगन वैल्यूज आएगी इसकी वो आएगी 1, 2 एंड 3। तो जो ओरिजिनल ये वाला एच नोट है, एच नोट की बात कर रहे हैं हम सिर्फ पहले ना, सिर्फ फर्स्ट मैट्रिक्स की। सो फर्स्ट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आपको कैलकुलेट करना मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने सीखा ही होगा। नहीं तो मैं फिर भी बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये 1 0 0 एंड 0 2 0 एंड 0 0 3 करेक्ट। सो हमारे पास आइगन वैल्यू है 1 2 एंड 3। सो E10 हमारे पास 1 है, E20 हमारे पास 2 है, E30 हमारे पास 3 है। नाउ यहाँ पे जो नोटेशन है E1 ऊपर 0 लगा हुआ है, इस 0 का मतलब है अनपर्टर्ब्ड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि अभी हमने पर्टर्बेशन वाला आइगन वैल्यू नहीं लिखा है, इसलिए नोटेशन में सब जगह 0 लिखा हुआ आएगा क्योंकि पर्टर्बेशन हमने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है। और नीचे 1 2 3 है क्योंकि 3 आइगन वैल्यूज है। उसी तरह से इनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होंगे। आइगन वेक्टर्स आपके पास मिलेंगे, देखो सिंपल सी चीज है, इसको 3 फॉर्म में लिखते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 करेक्ट, प्लस 2 0 1 0 प्लस 3 0 0 1। लिख सकते हैं ना इस मैट्रिक्स को इस तरह से। तो ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वेक्टर, ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वेक्टर, ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वेक्टर। सो आपके पास 1 0 0 मतलब ये फर्स्ट वाला कॉलम 1 0 0 से, और यहाँ पर 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगी, ये 2 है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वाला मिल जाएगा। तो आपके पास में जो E1 साई 1 प्लस E2 साई 2 प्लस E3 साई 3, इससे आपको पूरा हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स मिल जाएगा एच साई। तो आपके पास में अनपर्टर्ब्ड वाले पोर्शन के लिए आइगन वैल्यू भी आ गई और आइगन वेक्टर भी आ गया। करेक्ट। अब हमारे पास में हमें क्या करना है, द मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ द पर्टर्बिंग हैमिल्टोनियन। अब जो पर्टर्बेशन वाला पार्ट है उसके लिए देखते हैं। तो पर्टर्बेशन वाले पार्ट के लिए हम वो वाली मैट्रिक्स अगर ध्यान से देखें तो वहां से हमें एक रिलेशन मिल रहा है। एच प्राइम एम एन की वैल्यू 1 आ रही है जब जब एम नॉट इक्वल टू एन है, और 0 आ रही है जब जब एम इक्वल टू एन है, और ये दोनों 1 2 3 में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको यहाँ पे एच प्राइम की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं। ये वाली जो मैट्रिक्स है दिस इज एच प्राइम, और इसके अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स मिल रही है वो मिल रही है 0 1 1 1 0 1 1 1 0। सो ये वाला आप देख लीजिए, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वही होते हैं, दिस इज 1 1 एलिमेंट, दिस इज 2 2 एलिमेंट, दिस इज 3 3 एलिमेंट। यानी H11 H22 और H33 आपके पास क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है प्राइम में। इसका मतलब H प्राइम Mn की वैल्यू हमें 0 मिल रही है इफ M इक्वल टू N हो, और बाकी सारे जब M नॉट इक्वल टू N हो तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 मिल रही है क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट 1 है। देखो दिस इज 1 1 1 1 1 1 करेक्ट। इसलिए जनरलाइज हमने इक्वेशन 4.43 से यहाँ से कर दिया है। द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द आइगन वैल्यूज आर ऑल 0। अब ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे मिलेगा हमें, सो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमारे पास में ऊपर 1 लगाना पड़ेगा, नीचे 1, ऊपर 1, नीचे सेकंड आइगन वैल्यू, ऊपर 1 और नीचे थर्ड आइगन वैल्यू। ये ऊपर जो 1 लिखा हुआ है ये मैंने ऑर्डर बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अपन ने अनपर्टर्ब्ड वाले पार्ट के लिए किया था तो वो 0 लिखा था। अब ये पर्टर्बेशन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर में आपने देखा होगा कि जब अपन En की वैल्यू लिख रहे थे, En को जब अपन एक्सपांड कर रहे थे
तो उसमें En में यहाँ पे सबसे पहले 0 आ रहा था, फिर एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई होके En की वैल्यू 1 आ रही थी। ये अनपर्टर्ब्ड आइगन वैल्यू थी और ये फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन की आइगन वैल्यू थी। तो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन की आइगन वैल्यू में एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सो आइगन वैल्यू हमारे पास में कौन सी होती है, डायगोनल एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब अपन E11 निकालेंगे सो एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होगा H11 से, E2 के लिए एप्सिलॉन H22 से, E3 के लिए एप्सिलॉन H33 से। लेकिन अभी अभी अपन ने देखा कि H'11, H'22, H'33 0 है। सो हमारे पास आइगन वैल्यूज सारी जो है वो 0 मिल रही है। इसका मतलब आइगन वैल्यूज आर अनचेंज्ड थ्रू दिस ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में आइगन वैल्यू हमें कुछ नहीं मिली। अब हमें सेकेंड ऑर्डर चेंज इन आइगन वैल्यूज देखना पड़ेगा। तो सेकेंड ऑर्डर चेंज इन आइगन वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो हमने डिराइव तो किया नहीं था, हमने तो डायरेक्टली लिखा था। तो मैं आपको सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला दिखा देती हूँ एक बार, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। सेकेंड ऑर्डर का आइगन वैल्यू हमारे पास में ये है, देखो यहाँ पे है ना, En जो है ये हमारे पास में आता है, ये अनपर्टर्ब्ड वाला पार्ट है, अनपर्टर्ब्ड, ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकेंड ऑर्डर। सो एनर्जी आइगन वैल्यू में अपन ने फर्स्ट ऑर्डर अपन ने अनपर्टर्ब्ड निकाल लिया अभी, और फर्स्ट ऑर्डर का निकाल लिया। अब सेकेंड ऑर्डर का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, N0 H'M0, है ना। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, H लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो N है और यहाँ पे M है। हैमिल्टोनियन में मैट्रिक्स एलिमेंट को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, N, H और M अगर होता है तो उसे मैट्रिक्स एलिमेंट में क्या लिखा जा सकता है, NM, ऐसे लिखा जा सकता है, करेक्ट। सो ये N और M के बीच में है तो यहाँ पे N और M आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे प्राइम है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास में M0 है और यहाँ पे N0 है। सो ये हमारे पास आ जाएगा Mn, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Mn आ जाएगा। और नीचे हमारे पास En0 माइनस Em0। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो अपन सेकेंड ऑर्डर एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए यूज करेंगे। तो लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल वापस ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर चेंज इन आइगन वैल्यूज में एप्सिलॉन स्क्वायर था, करेक्ट। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एप्सिलॉन स्क्वायर था, फिर समेशन था, m पे था, और यहाँ पे था nm h' mn, और नीचे En0 माइनस Em0, ये था, है ना। ये ध्यान रखना, सेकेंड ऑर्डर एनर्जी का सेकेंड ऑर्डर है। अब हमारे पास एनर्जी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, हमें 3 वैल्यूज चाहिए ना, 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 वैल्यूज चाहिए हमारे पास में। तो हमें 3 वैल्यूज रखने के लिए आप देखो m की वैल्यू जो यहाँ पे समेशन लगा हुआ है, यहाँ पे समेशन m पे लगा हुआ है। सो m कैन बी 1, 2 एंड 3। लेकिन जब आप m की वैल्यू 1 रखोगे तो उस कंडीशन में आपके पास सेम सेम रिपीट हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दो चीजें करते हैं। हम इसमें से एक नंबर को फिक्स कर देते हैं, n को फिक्स कर दो, n की वैल्यू 1 जो है फिक्स कर देते हैं। जैसे ही हमने n की वैल्यू फिक्स कर दी, हमारे पास में ये वाला एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, H'1m H'(m1), और नीचे n की वैल्यू अपन ने फिक्स कर दी 1 है, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा और m को रहने दो। लेकिन क्योंकि हमने n को 1 कर दिया तो अब m जो है उसको 1 नहीं कर सकते हैं, उसको m जो है m नॉट इक्वल टू 1 के लिए रहेगा। क्योंकि इफ यू रिमेम्बर जब हम डिराइव कर रहे थे इस फॉर्मूले को तो हमने ये कहा था कि m नॉट इक्वल टू n के लिए हमें एक्सप्रेशन डिराइव मिल रहा था। सो m नॉट इक्वल टू n होना चाहिए, और यहाँ पे आपने n को 1 रख दिया, तो अब इसका मतलब m नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखना, डेरिवेशन के दौरान हमने कहा था m नॉट इक्वल टू n के लिए फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समेशन ओपन करते हैं। अब m की दो ही वैल्यूज पॉसिबल हो m को हमने 1 तो हटा दिया, तो अब m की क्या हो सकती है, दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, m कैन बी 2 एंड m कैन बी 3। तो दोनों ऑप्शंस रख लेते हैं। सो दोनों ऑप्शंस रखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बताती हूँ। ये देखो फर्स्ट टर्म में ऊपर देखो H'1m, यहाँ ये टर्म में m की जगह 2 रखा है और इस वाले टर्म में m की जगह 3 रखा है।
यानी यहाँ पे m इक्वल टू 2 रखा है और यहाँ पे m इक्वल टू 3 रखा है और दोनों को ऐड कर दिया है। अब इनकी वैल्यू निकालो। अब h प्राइम की मैट्रिक्स याद करो। h प्राइम की मैट्रिक्स थी 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब इसमें याद रखो कि ये h प्राइम है, तो h प्राइम की वैल्यू देखो। h प्राइम 1 2, h प्राइम 1 2 कौन सा एलिमेंट है? h प्राइम 1 2 है ये वाला एलिमेंट। दिस इज h प्राइम 1 2, ये वैल्यू 1 हो गई। h प्राइम 2 1 ये वाला एलिमेंट, ये भी 1 हो गया। h प्राइम 1 3 1, h प्राइम 3 1 ये रहा 1। e1 0, e1 0 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। e1 0 अनपर्टर्ब्ड वैल्यू थी और e2 0 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारे पास में e1 0 की वैल्यू आई थी 1, e2 0 की वैल्यू आई थी 2, अनपर्टर्ब्ड आइगन वैल्यूज है, और e3 0 की वैल्यू आई थी 3। तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है, सो 1 माइनस 2 और ये 1 माइनस 3। इसको सॉल्व करो, माइनस 3/2 एप्सिलॉन स्क्वायर आ रहा है। ये सेकेंड ऑर्डर एनर्जी है, फर्स्ट आइगन वैल्यू। इसी तरह से E22 की बात करते हैं, तो इस बार m की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखो, m की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पे h प्राइम 2m, और क्योंकि m नॉट इक्वल टू n होना चाहिए, सॉरी n को 2 रखो, पहले n को 2 रख दो, n को 2 रख दिया तो m नॉट इक्वल टू n होना चाहिए, यानी कि m नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो समेशन में m नॉट इक्वल टू 2 है, फॉर्मूला सेम टू सेम वही लगाया है। तो पहले m की वैल्यू 1 रखो तो ये मिल जाएगा, फिर m की वैल्यू 3 रखो तो ये मिल जाएगा, और इन सब की वैल्यू उस मैट्रिक्स से निकाल लेना और वो वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, 0 मिलेगा। 3 के अंदर क्या किया है? n इक्वल टू 3 रखा है फॉर्मूले में, सो m की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, m की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, तो m की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 and 2। तो 1 and 2 रखेंगे तो यहाँ से भी हमें वैल्यू मिल जाएगी और आंसर मिल जाएगा 3/2 एप्सिलॉन स्क्वायर। तो एट द आइगन वैल्यू, सो अब आइगन वैल्यूज अगर अपन लेते हैं, सो जो फर्स्ट आइगन वैल्यू होगी, फर्स्ट एनर्जी आइगन वैल्यू होगी, उसमें हमें 3 टर्म लिखने हैं। एक तो अनपर्टर्ब्ड वाला पार्ट, फिर फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट, फिर सेकेंड ऑर्डर वाला पार्ट। ठीक है, तो ये अनपर्टर्ब्ड, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। इसी तरह सेकेंड आइगन वैल्यू जो थी उसमें भी अनपर्टर्ब्ड, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। थर्ड आइगन वैल्यू थी उसमें भी अनपर्टर्ब्ड, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और इन सब की वैल्यू हमने निकाली थी। ये वैल्यू 1 थी, ये वैल्यू 2 थी, ये वैल्यू 3 थी, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था। ये वैल्यू अभी अभी अपन को मिली है -3/2 एप्सिलॉन स्क्वायर, ये वैल्यू मिली है 0 और ये मिली है 3/2 एप्सिलॉन स्क्वायर। सो इनको सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास E1 E2 आ चुका है। अब हम वेव फंक्शन में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन देखते हैं, क्योंकि हमने जो वेव फंक्शन निकाला था वो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन तो निकाल लिया था। फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन जो है वो इक्वेशन 4.36c से हमने डिराइव किया है। 4.36c, यस ये रहा, ये हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। करेक्ट, इसमें फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट ये है एप्सिलॉन, है ना, और ये देखो m0 है और n0 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? समेशन m नॉट इक्वल टू n है, ध्यान रखना ना, m नॉट इक्वल टू n, m और n के बीच में है तो मैं लिख रही हूँ h प्राइम m एंड n। ओके, नीचे अपने पास क्या है? en0 em0, en0 और em0, और फिर साथ में क्या है? m0 m0। करेक्ट, अब ये वाला वेव फंक्शन ही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, है ना, वापस इसी में ऊपर वैल्यू पुट करेंगे। सो ये देखो हमारे पास वेव फंक्शन ये रहा, इधर से आ रहा है साई 1 आ रहा है, तो समेशन में क्या मिलेगा? ऊपर हमें मिलेगा h प्राइम mn था, नीचे हमारे पास था en0 माइनस em0, और यहाँ पे m0 था, और इधर हमारे पास में था n। करेक्ट, और फर्स्ट ऑर्डर का है तो इस n की जगह क्या लिखा है? देखो साई 1 और ऊपर 1 लिखा है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन देख रहे हैं अपन, और यहाँ पे आ रहा है m0। इसका मतलब अगर इसको आपने क्या लिखा है, साई, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में साई n आएगा तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? साई m आएगा, ये ध्यान रखना, और 0 लिखा हुआ ऊपर तो यहाँ 0 आएगा।
तो लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि साई n है तो हम पहला केस लेते हैं जब n की वैल्यू 1 है। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो साई n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, साई 1 लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे है। तब राइट हैंड साइड में क्या मिलना पड़ेगा, क्योंकि हमने n की वैल्यू 1 पुट कर दी। जैसे ही n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, m नॉट इक्वल टू n वाली कंडीशन से हमें मिल जाएगा कि m हमारा 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो समेशन में देखो m नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। अब ऊपर h प्राइम mn, n की वैल्यू तो 1 पुट कर ली तो h प्राइम m1 आ जाएगा, और यहाँ पे m0 जो है वो क्या हो जाएगा, साई m0 हो जाएगा। तो ये साई m0 आ चुका है यहाँ पे। नीचे आपके पास en0 था, n की वैल्यू 1 है तो e1 0 हो जाएगा और em 0 हो जाएगा। ठीक है, ओपन करेंगे, m की वैल्यू 2 और 3 पॉसिबल हो सकता है, तो m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 3। अब ये सारे वैल्यूज आपको पता है, आइगेन वेक्टर रखने हैं अपन को इस बार। तो h प्राइम 21 की वैल्यू है 1, करेक्ट, और इसकी वैल्यू है 1 और e2 0 था 2, तो नीचे 1 माइनस 2 आ गया, और मल्टीप्लाई किससे करना है, साई 2 0। साई 2 0 यानी सेकेंड आइगेन वेक्टर हमने निकाला था, वो आया था 0 1 0, तो ये यहाँ पे आ गया, दिस इज साई 2 0। प्लस यहाँ पे h प्राइम 3 1 की वैल्यू 1 है, e1 माइनस e3, 1 माइनस 3 हो जाएगा, और ये साई 3 से मल्टीप्लाई करना है, और साई 3 हमारा ये था। बस दोनों को सॉल्व करना है, ये आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट वेव फंक्शन आ गया। इसी तरह से आप सेकंड वेव फंक्शन निकालेंगे तो क्या करना है, n की वैल्यू पहले 2 पुट करनी है, तो यहाँ पर साई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा साई m आ जाएगा। m की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, सो m की वैल्यू 1 और 3 आएगी। जब m इक्वल टू 1 रखोगे और जब m इक्वल टू 3 रखोगे, सो आपके पास साई 1 0 जो ये है, ये रहा साई 1 0, और ये रहा साई 3 0, और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो रख के आपने सोल्व किया। सिमिलरली साई 3 1 जो है वो भी अब आप निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है n इक्वल टू 3 करके। ठीक है, तो हमारे पास में अगर आइगेन वेक्टर के लिए देखना है तो आइगेन वेक्टर जो होगा, अनपर्टर्ब्ड वाला पार्ट प्लस एप्सिलॉन टाइम फर्स्ट ऑर्डर, एप्सिलॉन टाइम फर्स्ट ऑर्डर, एप्सिलॉन टाइम फर्स्ट ऑर्डर। तो ये साई 1 साई 2 और साई 3 अनपर्टर्ब्ड पता थे हमें, और अभी हमने साई 1 1 साई 2 1 साई 3 1 निकाल लिए, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इनको एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेव फंक्शन आ गया। तो वेव फंक्शन जो निकाला है वो तो हमने निकाला है अप टू फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, जबकि एनर्जी जो है वो हमने निकाली है अप टू सेकेंड ऑर्डर, इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो ये हमने निकाल लिए हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। एज अ सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए, लेट अस कंसीडर अ सिंपल फिजिकल सिस्टम ऑफ एंगुलर मोमेंटम या फिर स्पिन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी अलोंग जेड डायरेक्शन। एक सिस्टम है जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और वो मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, बी जो है वो जेड डायरेक्शन में है। तो हमें पता है इसके लिए जो एच प्राइम होता है वो कितना होता है, माइनस का म्यू बी एच क्रॉस एल जेड, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा था। ये पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन होता है, ठीक है। इस कंडीशन में अब हमारे पास में होगा क्या, एल जेड जो है वो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, जो कि एस जेड एक्सिस के अलोंग होगा। और एल जेड की वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर एल की वैल्यू 1 होती है, एल की वैल्यू 1 होती है तो एल जेड की कितनी हो सकती है, +1 0 -1 हो सकती है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो एल की वैल्यू होती है रूट ऑफ एल एल प्लस 1 एच क्रॉस, और जो एल जेड होता है वो कितना होता है, एम एल एच क्रॉस। हर एल के लिए, हर एल के लिए एम एल की कितनी वैल्यूज होती है, 2l+1, तो जब एल इक्वल टू 1 होता है तो एम एल की वैल्यू कितनी होती है, +1 0 -1। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल जेड को सपोज करो प्लस ये स्टेट वेक्टर है हमारा, इस पे ऑपरेट करवाते हैं। सो एल जेड की जो आइगेन वैल्यूज होगी वो कितनी होगी हमारे पास में, एम एल एच क्रॉस होती है आइगेन वैल्यूज, एम एल एच क्रॉस में एम एल की वजह एक बार +1 रखो तो एच क्रॉस मिल जाएगा, 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, और -1 रखोगे तो माइनस का एच क्रॉस मिल जाएगा। उसकी करस्पॉन्डिंग स्टेट प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हमें मिल चुका है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हैमिल्टोनियन कैन बी रिटर्न, पर्टर्बिंग हैमिल्टोनियन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रखते हैं। पर्टर्बिंग हैमिल्टोनियन हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा हैमिल्टोनियन जो था उसका एक्सप्रेशन कितना था, म्यू बी अपॉन एच क्रॉस और एल जेड था। इफ यू रिमेम्बर, पर्टर्बिंग हैमिल्टोनियन हमारे पास था, सॉरी, माइनस म्यू बी अपॉन एच क्रॉस एल जेड था। तो मैं आपके पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स में कैसे लिखा है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आपको। 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि एल जेड की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे पास में देखो,
LZ की वैल्यू H क्रॉस आ सकती है, माइनस H क्रॉस आ सकती है और 0 आ सकती है। तो यहाँ पे देखो जब LZ की वैल्यू H क्रॉस होगी मानो, तो H क्रॉस से H क्रॉस कैंसिल आउट होके कितना बनेगा, माइनस का म्यू बी, तो यहाँ माइनस का म्यू बी है। और जब ये वैल्यू माइनस H क्रॉस बनेगी तो यहाँ पे प्लस का म्यू बी आएगा जो कि यहाँ पे है, और जब 0 आएगा तो 0 है। ये हमारे पास डायगोनल होंगे। तो हैमिल्टोनियन बनाने का तरीका यहाँ पे क्या करना है आपको, ये तीनों स्टेट जो है ये कॉलम में लिख लो और तीनों स्टेट आपकी रो में लिख लो, ठीक है। और बीच में हमारा LZ का ऑपरेटर डाल दो। तो यहाँ पे जब प्लस और प्लस है, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब है कि जो जो म्यू बी अपॉन H क्रॉस है माइनस का, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, LZ के ऑपरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। और LZ की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, प्लस H क्रॉस। स्टेट मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आपके पास एक्चुअली तीन वैल्यूज देखो प्लस प्लस के साथ ही होगा, जीरो जीरो के साथ ही होगा, माइनस वन के साथ ही होगा। रेस्ट टर्म्स विल बी जीरो। वाई? क्योंकि आप खुद देखो, अगर प्लस वाला जो है वो माइनस के साथ में आ जाता है तो ऑर्थोगोनल कंडीशन से जीरो हो जाएगा, करेक्ट। प्लस जो है वो जीरो के साथ में आता है तो भी ऑर्थोगोनल कंडीशन से जीरो हो जाएगा। सो प्लस वाला जो है वो सिर्फ प्लस वाले के साथ में आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से बन देगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जीरो कर दो पहले तो। अब डायगोनल एलिमेंट जो है वो कैसे अपन ने कैलकुलेट किए तो वो भी मैंने आपको बता दिए। जब माइनस माइनस है तो उस कंडीशन में LZ की कौन सी वैल्यू लेनी है, माइनस का H क्रॉस, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपके हैमिल्टोनियन से, H प्राइम जो है, ठीक है। और इसी तरह से प्लस को कर लो तो आपके पास 3 आ जाएगा। सो हमें H प्राइम मिल चुका है। जैसे ही अपन को H प्राइम मिलेगा हमारे पास एनर्जी की 3 वैल्यूज आ जाएगी। कैसे आएगी, हमें एनर्जी की वैल्यू मिल रही है माइनस का म्यू बी 0 और प्लस का म्यू बी, ये मैंने डायगोनल से लिया है, डायगोनल से। ये आपको पता है कि ये मिली थी अपन को प्लस वाली स्टेट से, ये अपन को मिली थी 0 वाली स्टेट से, और ये अपन को मिली थी माइनस वाली स्टेट से, ठीक है। आपके पास में प्लस वाली स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी को अपन ई प्लस बोल देते हैं। ई प्लस हो जाएगा अनपर्टर्ब्ड, और उसमें ये टर्म ऐड कर दो पर्टर्बेशन वाला पार्ट। ई नोट के अंदर आपके पास ई नोट अनपर्टर्ब्ड और पर्टर्बेशन ऐड कर दो 0। फिर ई माइनस लिखेंगे तो ई नोट, और हमारे पास में माइनस ऑफ माइनस भी हो जाएगा तो प्लस भी आ जाएगा, तो आपके पास प्लस भी आ जाएगा, ये लो प्लस भी आ जाएगा। एनर्जी की 3 आइगन वैल्यूज हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास में ये थ्योरी वाला पार्ट आप पढ़ लेना, डायग्राम में यहाँ पर देख लो, डायग्राम में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही है, दैट्स इट। ये देखो 3 स्टेट्स हैं। स्प्लिटिंग ऑफ एक लेवल था, 3 लेवल में कन्वर्ट हो गया, स्प्लिटिंग हो गई क्योंकि यहाँ पे L इक्वल टू 1 था और ये आपके पास आ गए 2L प्लस 1 वैल्यूज। B इक्वल टू 0 में 1 लेवल था, B नॉट इक्वल टू 0 में स्प्लिट हो गए 3 स्पिन में, है। इसमें अपन ने वो करेक्शंस नहीं लगाए हैं, बस एग्जाम्पल देखा है। ये शायद जीमन इफेक्ट और उसकी वजह से हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मेन तो हमारा ये था क्योंकि इसमें हमने पूरा पर्टर्बेशन थ्योरी लगा के और वैल्यू निकाली थी। तो हमारे पास एग्जाम इसका टॉपिक कौन सा था, सिंपल मैट्रिक्स एग्जांपल्स ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन। तो एक्सपेक्ट करो एग्जाम में आपको यही मिल जाएगा, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन।